हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए ये है कि मेरे चैनल पर डेली सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी। अगर एक से ज़्यादा वीडियो आएंगी तो दूसरी वीडियो आपको 10 बजे मिल जाएगी और तीसरी वीडियो आपको 11 बजे मिल जाएगी। ये मेरा डेली का रूटीन रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी पीएससी, तो दीज वीडियोज विल हेल्प्स यू ए लॉट। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग तो you must watch my videos. This will helps you to gain a lot of knowledge about India and world politics, world geopolitics. So चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली डेवलपमेंट ये है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें इन्होंने डिमांड किया है कि सरदार उधम सिंह के जी के जो गन है जो ब्रिटेन में है उसको यहाँ पर वापस लाया जाना चाहिए। ये इन्होंने लिखा है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी को। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हमारे उधम सिंह जी कौन है, इनका इतिहास हमको जान लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि उधम सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो था 1899 में पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। अभी क्या था, जब ये बचपन में थे तो इनके माता पिताजी का देहांत हो गया, तो ये और इनके बड़े भाई सेंट्रल खालसा ऑर्फेनेज यानी कि सेंट्रल खालसा अनाथालय में दोनों पले बढ़े और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने अपना पढ़ाई को जारी रखा और ये पढ़ते रहे और इन्होंने 1918 में मैट्रिक पास कर लिया था। 1918 में जब इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, ये अनाथालय से बाहर हुए, तभी एक इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1919 में हो गया जलियांवाला बाग कांड। बताया जाता है कि ये वहाँ पर थे लेकिन किसी तरह से ये बच निकले थे। देखिए 1919 में हुआ क्या था, पंजाब में एक सभा हो रही थी, उसके ऊपर वहाँ पर निहत्थे लोग थे, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने गोली चला दी थी। 379 लोग 379 लोग वहाँ पर मारे गए थे, 1200 लोग वहाँ पर घायल हुए थे। और ये वहाँ पर बच गए इसलिए क्योंकि जब वहाँ पर लोगों को गोलियां लगी तो कुछ लाशें इनके ऊपर गिर गई थी। बताया जाता है इतने मरे हुए लोग इनके ऊपर पड़े थे कि ये सुबह तक हिल नहीं पाए थे। जब सुबह आकर के लाशों को उठाया गया तब ये जाकर के वहाँ से बाहर निकले थे। इस घटना से पूरा देश बहुत आहत था, पूरे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख में थे। तभी यहाँ पर उधम सिंह जी ने एक प्रण लिया कि मैं इस घटना का बदला लूँगा, जो हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई है, मैं इस घटना का बदला लूँगा। तो ये इनका डेडिकेशन जो था वो एक अलग ही जज्बा था इनमें, देशभक्ति का। और यहाँ पर जो हुआ वो हुआ। उसके बाद से जो यहाँ पर घटनाएं घटी, जो ब्रिटिशर्स ने जो स्टेटमेंट दी, वो हमारे ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा भद्दी टिप्पणी उन्होंने की। आपको एक मैं बात बताता हूँ, एक पोएट है द रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जनरल डायर ने किया है, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी की है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा बोला। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर ऐसी भद्दी टिप्पणी की कि इंडियन लाइव्स डजंट मैटर, इनको मार दो, कुछ नहीं है। तो अभी मैं ये आपको वीडियो के बीच में मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि रुडयार्ड किपलिंग जो है उसको इंडिया के भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, क्या उनको करना चाहिए, क्या वो इतना डिजर्व करते हैं, या उनको बैन कर देना चाहिए, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस घटना के बाद मैं आपको बताता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो सर की उपाधि थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दी थी और बोला था कि ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है ये कि ये किसी को सर का टाइटल दे, ये इस लायक नहीं है। इस घटना के लिए जो दो लोग मेन जिम्मेदार थे वो थे माइकल ओ डायर और दूसरा रीगनल डायर। माइकल ओ डायर जिनको हम आम भाषा में जनरल डायर भी पढ़ते हैं किताबों में, और दूसरा था रीगनल डायर। तो यहाँ पर ये दो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। इतना मैसेकर करने के बाद, निहत्थे लोगों को मारने के बाद, माइकल डायर ने ब्रिटिश अपनी सरकार को ब्रिटेन में चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर जो हुआ है मैंने अपना ड्यूटी किया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तो इन्होंने घिनौने कृत्य किए और उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांग रहे थे। तो देखिए जो अब क्या था, अब ये जो दो लोग थे वहाँ पर, माइकल ओ डायर उस टाइम पे पंजाब में एज ए चीफ मिनिस्टर पावर होल्ड कर रहे थे और रीजनल डायर जो थे वहाँ पर उनका मिलिट्री का काम देख रहे थे। तो ये दोनों लोग मेन थे। अभी क्या हुआ था, ये माइकल ओ डायर ने रीजनल डायर को बोला था कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो गोली चला देना, मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही लोग ये बहुत कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे।
तो अभी आगे चल के क्या होता है, 1927 में यहाँ पर रिगनल डायर की डेथ हो जाती है। ये बीमारी से मर जाते हैं। मरते टाइम इन्होंने एक बात बोली थी जलियांवाला बाग कांड के बारे में कि मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, बस मैं अब मरना चाहता हूँ और मैं ऊपर जाके भगवान से पूछूंगा कि मैंने सही किया या गलत किया। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग कि मैंने सही किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं गलत किया। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि मैंने सही किया और इंडियंस बोलते हैं मैंने गलत किया, अब मैं मरना चाहता हूँ और मैं ऊपर जाके भगवान से पूछूंगा कि मैंने सही किया या गलत किया। ये 1927 में इनकी डेथ हो गई थी। और जो माइकल डायर थे, इनकी डेथ होती है 1940 में, जिनको उधम सिंह जी ने मारा था। कैसे मारा था मैं बताता हूँ आपको। ये उधम सिंह जी 1924 में जुड़ गए थे गदर पार्टी से। ये गदर पार्टी से यहाँ पर भगत सिंह के ऑर्डर पे इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली, और जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको एम्यूनिशन, गन्स वगैरह प्रोवाइड कराने का काम इनको दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। 1927 में क्या हुआ, इनको जेल हो गया था, तभी रिगनल डायर की मौत हो गई थी, तो उनको मारने का इनको मौका नहीं मिला। 1931 में ये जेल से बाहर आए और इन्होंने बस इनके दिमाग में जो वो बात भरी थी कि मुझे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना है, तो अब ये जाना चाहते थे यूके, क्योंकि जनरल डायर जा चुका था वापस यूके। ये अब यूके जाना चाहते थे, लेकिन यूके में ये इनका नाम एक क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज हो गया था, तो इनको यूके ट्रैवल करने का परमिशन नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, बहुत पैदल यात्राएं की। ये जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर से पैदल चलते चलते ये 1934 में ये जर्मनी पहुँचे, और फिर जर्मनी से ये किसी तरह पहुँचे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में ये बहुत दिनों तक घूमते रहे और इवेंचुअली एक दिन इनको जाकर के 13 मार्च 1940 को मौका मिला, और इन्होंने अपनी गन निकाली और यहाँ पर धड़ाधड़ गोलियां मारी माइकल डायर को, जिसको जनरल डायर भी बोलते हैं। और यहाँ पर अब बदला लिया, जो निहत्थे लोग मारे गए थे उनका बदला लिया, और उनको मारते ही इन्होंने सरेंडर कर दिया और बोला कि अब तुम मुझे फांसी पर भी चढ़ा दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे करना था मैंने किया। तो यहाँ पर होता क्या है, इनको ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और अब सबको पता था कि इनके ऊपर फटाफट से एक फर्जी केस बनाया जाएगा, इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो फांसी पे चढ़ाने से पहले इनके इंटरव्यूज हुए, उसमें इनसे इनका नाम पूछा गया, तो इन्होंने कभी भी अपना नाम उधम सिंह नहीं बताया। इन्होंने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। ये जानते थे कि यहाँ पर जो मैं बोलूँगा उसको भारत में भी कवर किया जाएगा, लोग मेरी बात को सुनेंगे। इनका नाम उधम सिंह था, भारत में सब लोग जानते थे, लेकिन ये अपना नाम बता रहे थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये एक संदेश देने का कोशिश कर रहे थे कि भारत एक यूनाइट रहेगा, हम बलिदान दे रहे हैं, तो आगे भारत में जो पीढ़ियां हैं उन लोगों को भारत को एक बना के रखना है। ये बहुत दूरगामी व्यक्ति थे, इनको पता था कि कल को अगर ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो भारत का विभाजन ये करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इतने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड विजन और बहुत ज़्यादा पैट्रियट व्यक्ति थे, और फिर इनको वहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे पैट्रियट काम किए थे। आज़ादी के मूवमेंट में भाग लेते टाइम ये बहुत विदेश में गए, पोलैंड में गए, काम किया, पूरी दुनिया का समर्थन इन्होंने भारत के प्रति जुटाने का काम किया था 1940। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कहाँ पे आता है, जब 1940 में जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा गया कि हम जो उधम सिंह जी ने किया है, जो बदला लिया है, क्या ये सही किया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये पागलों जैसी हरकत थी, ये केवल पागल हैं, पागलों जैसी हरकत थी। ये लिटरली जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये केवल एक पागल आदमी कर सकता है। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने बार बार यही बात कही, लेकिन फिर 1962 में जाकर के जब देखा कि देश की जनता में बहुत गुस्सा है उनके शब्दों के प्रति, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को बदला और बोला कि उधम सिंह जी तो हमारे आदर्श हैं, इन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनको नमन करता हूँ। जब इन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया, दैन फिर हमने आगे प्रोसेस स्टार्ट किया। 1974 में जो उधम सिंह की जो अस्थियाँ थी उनको भारत में लाया गया, और भारत में, और अब बात चल रही है उनकी पिस्टल की। तो इनकी जो पिस्टल है वो रखी है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड क्राइम म्यूजियम में, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड क्राइम म्यूजियम में, जिसको ब्लैक म्यूजियम भी बोलते हैं।
तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो बड़े बड़े क्रिमिनल हुए हैं यूके की हिस्ट्री में, उन लोगों के वेपन हथियार वगैरह वहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखिए ये जो है उधम सिंह जी हमारे लिए तो बहुत पैट्रियट व्यक्ति हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये एक क्रिमिनल है। तो इसलिए इन्होंने उनकी जो पिस्टल है उनको वहाँ पर क्राइम म्यूजियम में, ब्लैक म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इसी के लिए अमरिंदर सिंह जी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर को बोला है कि आप वो पिस्टल वहाँ से मंगवाइए और उधम सिंह जी की पिस्टल हम वापस लाएंगे और इंडिया में रखेंगे। तो ये काम करना भारत के लिए आज की डेट में कोई मुश्किल होगा नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इजीली इसको कर सकता है। ब्लैक म्यूजियम के बारे में बता दूं, ये करीब 150 साल पुराना म्यूजियम है और 2015-16 में इसको आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया था। तो ये सरदार उधम सिंह जी के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। अगर आप सरदार उधम सिंह जी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, द पेशेंट असैसिन, अनीता आनंद की एक किताब है। आप इसको परचेज कर सकते हैं और सरदार उधम सिंह जी जैसे महान देशभक्त के बारे में आप और ज़्यादा बातें जान सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइए। डेली 9 बजे आपके लिए वीडियो आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।